दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के समक्ष में सुधार आंदोलन मैंने हमारे देश में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में रिफॉर्म्स मूवमेंट क्या क्या हुए और उसके क्या क्या कारण थे उसके बारे में हमने बताया था। और आज मैं उसके महत्व के बारे में बताऊंगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। ये चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों है? वो इसीलिए है कि यहाँ से हमारे देश में नेशनल कॉन्शसनेस यानी राष्ट्रीय, हिंदी में लिखेंगे जागरूकता, यहाँ से शुरू हुआ। और ये राष्ट्रीय नेशनल कॉन्शसनेस होने के कारण से देश में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, इसकी उत्पत्ति हुई। राष्ट्रवाद का मतलब जैसे मैंने कल के डिफिनीशन में बताया था कि जब एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग होता है कि बिहार के लोग भी यूपी के और आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के जो हमारे देश का जो भूभाग है सभी हम एक हैं, हम भारतीय हैं और वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होता है। जैसे इंडिया है ये। अब आप देखेंगे कि जब अब एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में सिंध और मुल्तान पर कब्जा किया था, ठीक है। लेकिन हमारे देश के दूसरे जो राजा थे वो उसके सपोर्ट में नहीं गए थे। जो राजा दहीर था, जो हिंदू शासक था, उसे हारना पड़ा था और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, सिंध पर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था 712 एडी में। लेकिन जो राजपूताना जो बहुत नज़दीक में है वहाँ से, ठीक है, और इसके अलावा जो पंजाब के सूबे के जो दूसरे शासक थे वो उसके मदद में राजा दहीर के समर्थन में नहीं गए थे। या उस समय में काबुल में भी हिंदू शाही थी किंगडम। ये आपको समझना होगा कि हमारे देव वहाँ तक काबुल में भी हिंदू शाही किंगडम था, लेकिन वो भी वहाँ नहीं गए थे। इसका व्हाट डज दिस इंडिकेट? मतलब ये हुआ कि उस समय में ये जो परिस्थितियाँ थी तो लोग जो तमिलनाडु के लोग थे वो ये नहीं समझते थे कि बिहार भी हमारा ही हिस्सा है, और बिहार के लोग ये नहीं समझते थे कि सिंध भी हमारे ही देश का हिस्सा है, ठीक है। इसीलिए वो नहीं गए। आज की तारीख में क्या स्थिति है? अगर मान लीजिए कश्मीर में कोई बाहरी आक्रमण हो जाए तो हम क्या करेंगे? देश की जनता और सरकार क्या करेगी? वहाँ जाकर के लड़ेगी, युद्ध करेगी, हर वो काम करेगी जिससे कि आक्रमणकारियों को रिपल्स कर दिया जाए। और हम पाकिस्तान के साथ कर भी रहे हैं, पिछले 40-50 साल से कर रहे हैं ना। तो वो जो भावना है, जो पूरा देश मणिपुर से लेकर के और काठियावाड़ तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा देश एक देश है, दैट फीलिंग, ये फीलिंग क्या है? एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, बॉन्डिंग है, दैट वाज लैकिंग एट दैट टाइम। अब जब 1857 का विद्रोह हुआ, और विद्रोह होने के बाद में इसको क्रांति भी बोल सकते हैं आप, इसके बारे में हमारा वीडियो है, आप उसको यूट्यूब पर, आप 2 वीडियो हैं उस पर, आप देखिए उसको। उसके बाद में जो ओल्ड ऑर्डर था, ओल्ड ऑर्डर, जो पुरान विचारधारा के जो लोग थे, मतलब राजा महाराजा, जैसे आप रानी की झांसी या नाना साहब कानपुर में, या मुगल बादशाह ये, या अवध के नवाब, ये जो सारे, या वीर कुंवर सिंह जो आरा में बिहार, पश्चिमी बिहार में जमींदार थे बहुत बड़े, इन लोगों ने जो क्रांति, और सेना के जवान जो हिंदुस्तानी सेना, ये लोगों ने जो विद्रोह का बिगुल बजाया था, ये क्या लोग, इसमें क्या मिडिल क्लास था क्या? वेदर देयर वाज ए पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास और इंटेलिजेंसिया क्लास? नो। और उस समय में हिंदुस्तान में इंटेलिजेंसिया क्लास की तादाद भी बहुत कम थी, बहुत मिनिमम था। एजुकेटेड क्लास की भूमिका थी क्या? नहीं थी। तो ये सारे राजा राजबारे जो ओल्ड ऑर्डर थे, जो पुरान विचारधारा के व्यवस्था के, उन लोगों ने उसमें सहयोग दिया था। लेकिन
वो जब हार गए और अंग्रेज़ों ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया और उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधे हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य जमाया। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं था। जैसे कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का यदि एक दिन क्लास लूँगा तो उसमें बताऊंगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने समय समय पर किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसा, और उसकी शुरुआत हुई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के पिट्स इंडिया एक्ट 1884, और उसके बाद से 1793, 1813, 1833, 1853 और उसके बाद में 1858 का एक्ट, और उसके बाद में फिर 1861 का एक्ट, 1892 और उसके बाद में 1909, 1919, 1935 और उसके बाद 1947 का एक्ट। ये सारे एक्ट जो है ना अंग्रेजों ने किया था, ठीक है, तो पास किया था, और उस पर पूरी तरह से हिंदुस्तान में समय समय पर उन्होंने परिस्थितियों को भांपते हुए अपनी पॉलिसी में चेंज किया था। खैर, तो दोस्तों ये सुधार आंदोलन का महत्व क्यों है? क्योंकि इससे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, नेशनलिज्म की राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। और राष्ट्रवाद क्या है? जो मैंने बताया कि अब जो है वो हिंदुस्तान के लोग ये समझने लगे कि हमारा जो ये भूभाग है वो सब हम एक हैं। एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग उनके आपस में पैदा हुआ, और ये जो बॉन्डिंग की शुरुआत है वो कैसे हुआ? सुधार आंदोलन, जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में जो बहुत सारे जो आंदोलन हुए। एक बात और बता दूं आपको, तो ये जो आंदोलन जो हुआ उसके कारण से जो इंटेलिजेंसिया क्लास है या एजुकेटेड क्लास है उनमें एक गर्व की भावना पैदा हुआ, द प्राइड एमॉन्ग देमसेल्व्स। पहले क्या था कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया, जिसकी शुरुआत 1757 ईस्वी से होती है एडी से, और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, और उसकी परिणत लास्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपको मैंने बताया था उस दिन, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था, और इसके तहत में 10-12 जो राजा रजवाड़े थे उसको जो है ना अपने में मिला लिया गया, जिनके पास में नेचुरल हेयर नहीं था, जो उन्होंने एक बहाना बनाया। तो इस तरह से हिंदुस्तान का अधिकांश भाग 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था, और हिंदुस्तान की जो जनमानस था वो बुरी तरह से अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी, ठीक है। तो और उसके बाद में मैंने आपको कहा कि जो 1813 में जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी अंग्रेजों ने शुरू किया, उसके तहत में क्या हुआ कि जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था हिंदुस्तान के व्यापार के साथ में, वो मोनोपोली मतलब एकाधिकार समाप्त हो गया। अब दूसरे जो ब्रिटिश जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो भी हिंदुस्तान में आने लगे और हिंदुस्तान के मुनाफा में बराबर के हिस्सेदारी वो भी चाहने लगे या प्राप्त करने लगे। उसके बाद में ईसाई मिशनरी को उन्होंने धड़ल्ले से हिंदुस्तान में प्रवेश कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने हिंदुस्तान के जो कल्चर और जो एजुकेशनल जो लाइफ था या सोसाइटी, उसमें भी वो पेनिट्रेट करने की कोशिश किया। वाई? उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान की सोसाइटी को जो जो मॉडर्नाइज किया जाएगा तो ब्रिटिश सामान जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसका अधिक से अधिक हिंदुस्तान में खपत होगा, ठीक है। तो कच्चा माल हिंदुस्तान को बेसिकली दे कन्वर्टेड इनटू ए कॉलोनी, एंड कॉलोनी को मदर कंट्री के साथ में इंटरलिंक किया। उसका मतलब क्या था कि कॉलोनी जो है वो कच्चा माल सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर्स होगा, और वहाँ पर ब्रिटेन में जाकर के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाया हुआ सामान बनने के बाद में पुनः हिंदुस्तान लाया जाएगा विद द मिनिमम कस्टम ड्यूटी है। जब आप जानते हैं जब एक दूसरे देश से हमारे देश में कोई सामान आता है तो क्या होता है, कस्टम ड्यूटी वहाँ की सरकार लगाती है। लेकिन हमारे देश की सरकार किसके पास में थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में थी। तो हमारे देश का तो कोई था ही नहीं जो उसको रोकता कि भाई आप जो इस तरह से खुलेआम जो हिंदुस्तानी बाजार में सामान ला रहे हैं उससे हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा। जैसा कि हिंदुस्तान ने आज़ाद होने के बाद में किया,
भारत जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कस्टम ड्यूटी लगाया। क्यों लगाया? इसीलिए लगाया कि उन्हें खतरा था कि अब हम देश तो आज़ाद तो हो गया है, लेकिन जिस तरह से न्यू कॉलोनिज्म, नव उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनिज्म का खतरा, जो उस समय में विश्व क्या हो गया था, दो भागों में विभाजित हो गया था। और जो पुराने जो पश्चिमी देश जो 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 इंपीरियलिस्ट पावर थे, जो साम्राज्यवादी ताकत थी, वो उनको बहुत सारे देशों को आप देखेंगे कि 1940 से के बाद से 1960-65 तक अधिकांश देशों को उनको आज़ाद करना पड़ा, बिकॉज ऑफ द नेशनल मूवमेंट गोइंग ऑन इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अब उन्होंने क्या नया पॉलिसी फंडा अपनाया? कॉलोनियलिज्म इज गॉन, लॉन्ग लिव न्यू कॉलोनिज्म। माने उपनिवेशवाद खत्म हो गया, नव उपनिवेशवाद हमेशा के लिए जिंदा रहे। उसका बेसिक थ्योरी क्या था कि कच्चा माल कॉलोनी से ले आओ और उसके बाद में पक्का माल फिर कॉलोनी में भेज दो। तो हिंदुस्तान तो उस समय में गुलाम था, तो आज़ाद हिंदुस्तान का कोई देखने वाला नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में हिंदुस्तान सत्ता थी। तो वो बिना कस्टम ड्यूटी के हिंदुस्तान में सारे सामान, पके हुए सामान जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे वो लाते थे। और इसका प्रभाव क्या हुआ? यहाँ की सारी जो लोकल जो इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई, वो ख़त्म हो गई। और इसका प्रभाव, दूरगामी प्रभाव ये पड़ा कि प्रेशर ऑन लैंड बहुत ज़्यादा पड़ गया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जो मैं कल आपको पूरे डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये नेशनल कंसेंसस नंबर 1 जो मैंने कहा कि हम उसको लिमिट करते हैं। दूसरा पहला तो ये हुआ इसका इम्पैक्ट, और दूसरा है लिबरेशन फ्रॉम द क्लचेज ऑफ प्रिस्टली क्लास, मैंने ब्राह्मण्स। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये है। इम्पैक्ट क्यों इसका? ये जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट हुए हिंदुस्तान में, जैसे पहले शुरुआत हुआ ब्रह्म समाज से, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय, और उसके बाद में प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में, आर्य समाज पंजाब में, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन इलाकों में, और जो पाकिस्तान के जो पंजाब आज की तारीख में लाहौर उनका मेन सेंटर था। तो या उसके बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी या सत्य शोधक समाज जो महात्मा फुले के द्वारा शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, और इसके अलावा रामकृष्ण मिशन बंगाल में, और उनके जो शिष्य थे विवेकानंद, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो धर्म सुधार आंदोलन जो इनके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किए गए, उनका जो बेसिक मकसद था वो क्या था? बेसिक मकसद था कि हिंदुस्तानी समाज में जिस प्रकार से पृष्ठली क्लासों का बोलबाला हो गया है, कर्मकांडों का बहुत ज़्यादा प्रधानता है, कर्मकांड को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? राइचुअल्स। तो राइचुअल्स जो का बढ़ावा हो गया है, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा कायम है हिंदुस्तान में, और बहुत समाज के बहुत सारे जो अंग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको अनटचेबल्स बना दिया गया, अस्पृश्य बना दिया गया है। उनका समाज में या कोई हिस्सेदारी नहीं रह गई है। तो इस तरह का जो हमारा हिंदू समाज जो बुरी तरह से दकियानुसी विचारधारा में, सुपरस्टिशन में, डोगमा में ये जो जकड़ा हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए इन सुधार आंदोलन ने क्या किया? लिबरेशन फ्रॉम द क्लचेज ऑफ प्रिस्टली क्लास। ये चाहे वो प्रार्थना समाज हो, चाहे ब्रह्मो समाज हो, या आर्य समाज हो, या रामकृष्ण मिशन हो, या सत्यशोधक समाज हो, या दक्षिण भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो नायकर के द्वारा जो किया गया था, या श्री नारायण गुरु के द्वारा जो केरल में किया गया था जो सुधार आंदोलन, ये सारे जो सुधार आंदोलन हुए उनका बेसिक फंडा क्या था? लिबरेशन फ्रॉम द क्लचेज ऑफ प्रिस्टली क्लास, राइचुअल्स को खत्म करो। ठीक है। और इसके तहत में जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे हिंदुस्तान के समाज में, खास करके हिंदू समाज की भी बात कर रहा हूं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गलत प्रथाएं थी। क्या थी? विधवा विवाह को आप नहीं कर सकते थे, रोक।
आपने ठीक कहा, सती प्रथा, अस्पृश्यता या जिसको अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी कहते हैं, और बाल विवाह। हाँ, विडो मैरिज पर तो मतलब वो हुआ, तो उन्होंने ये सारे इम्पोर्ट, या स्लेवरी सिस्टम या गुलाम प्रथा। हालांकि हिंदुस्तान में स्लेवरी सिस्टम उस तरह का नहीं था जैसे पश्चिमी देश में था, तो गुलाम प्रथा, ये सारे इम्पोर्टेंट जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारे जितने भी धर्म सुधार कार्यक्रम हुए, उनका फोकस क्या था? ये जो खत्म करना। और जो बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस थे, भूत प्रेत, जादू टोना, डाइन जोगिन, ये सारे जो हमारे समाज में व्याप्त थे, गुनिया, ओझा, ये सारे लोग, तो इन सब चीज़ों पर करारा प्रहार करना था। और इस पर प्रहार करने के साथ साथ उन्होंने जो दूसरा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था वो क्या था? पहला, फोकस ऑन द एजुकेशन which shall be a mix of traditional system of education and modern education, westernized education। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि अभी जो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखते हो, जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया, बेसिकली वो बनारस हिंदू कॉलेज था, ठीक है, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। अब वही डेवलप होकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कायम हुआ। अब वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम जो लागू किया गया, वो क्या किया गया कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम का जो एजुकेशन था उसको नहीं छोड़ा गया, लेकिन साथ साथ जो वेस्टर्नाइज एजुकेशन थे, जो साइंटिफिक एजुकेशन थे, उसको भी वहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। तो द फोकस ऑन एजुकेशन व्हिच शैल बी द मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। तो वेस्टर्नाइज एजुकेशन कर सकते हैं या मॉडर्न एजुकेशन कर सकते हैं, वेयर रैशनलिज्म वाज टाउट। रैशनलिज्म मतलब क्या होता है? तो इसका जो बेसिस जो था वो था क्या? रैशनलिज्म मतलब बौद्धिकतावाद। अब ये बौद्धिकतावाद क्या होता है? इट इज बेस्ड अपॉन लॉजिक, साइंटिफिक टेम्पर, इसका बेस्ड अपॉन लॉजिक। दूसरा वैज्ञानिक सोच। ये दो उसके आधार स्तंभ हैं रैशनलिज्म का। अगर कोई चीज है तो क्यों है, हाउ एंड वाई। इफ एनीथिंग एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, तो हाउ, ये कैसे हुआ, एंड वाई। अगर हाउ एंड वाई दो चीज को अप्लाई करो, आपको आंसर मिलने लगेगा। जैसे सांख्य फिलॉसफी में मैंने बताया था, आप देखिएगा, उसमें अभी अपलोड किया है। उसमें क्या था? पहाड़ पर धुआं हो रहा है, पहाड़ पर धुआं आप देख रहे हैं दूर से, 2 किलोमीटर दूर से। व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि धुआं बिना आग के हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका इन्फ्रेंस आपने क्या ड्रॉ किया कि पहाड़ पर आग लगी हुई है। अंडरस्टैंड? कितना सिंपल है। पहाड़ पर आपने देखा 3 किलोमीटर दूर से कि पहाड़ पर, ऊंचाई पर, जंगल में आग लगी हुई है। सांख्य फिलॉसफी क्या कहता है? तो उसके बाद में आपने क्या पाया? आपने उसे इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ किया कि देयर कैन नॉट बी ए स्मोक, देयर कैन नॉट बी फायर विदाउट ए स्मोक। बिना धुआं का आग हो नहीं सकता है। तो इससे आपने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि वहां पर आग लगी हुई है। दिस इज कॉल्ड लॉजिक, ठीक है। अब इसके बारे में, लॉजिक के बारे में तो हम बाद में आपको बताएंगे, इट इज ए बहुत बड़ा चैप्टर होगा। तो आप इतना ही अभी समझिए कि रैशनलिज्म जो है इट इज बेस्ड अपॉन लॉजिक, और इसमें अप्लाई कर दीजिए दो फैक्टर, हाउ एंड व्हाई। अगर ये चीज है तो क्यों है, और ये अगर चीज है तो कैसे है, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा जो धर्म सुधार आंदोलन है, वो किसको इंपॉर्टेंस दिया? रैशनलिज्म को। अब इससे क्या हुए कि बहुत सारे जो बाद के वर्षों में, जैसे आप जानते हैं कि वेद जो है हमारे देश में, वेद वो 4 हैं। तो वेद 4 हैं, ठीक है। एक है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, और यजुर्वेद। ये 4 वेद हैं।
तो बाद के वर्षों में जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, तो उनका फोकस क्या था कि जो वेद है वो दैट इज इनफेलिबल, और एंड जो 4 वेदा है उसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा कि इनफेलिबल है और इनकरप्टिबल है, माने उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता है और ये दोष रहित है। लेकिन बाद के वर्षों में जो हिंदुस्तान में जो स्क्रिप्चर्स आए, जैसे कि पुराण, अब आपको मालूम है कि 18 पुराण है हिंदुस्तान में, हिंदू संस्कृति में, या बाद के वर्षों में और जो चीज़ आए, स्मृति वगैरह सब जो आए, या धर्मशास्त्र जो लिखे गए हैं, समय समय पर सैकड़ों धर्मशास्त्र हमारे देश में लिखे गए, धर्म सूत्राज लिखे गए हैं। उन्होंने कहा कि हम उसको नहीं मानते हैं, इसमें बहुत सारे जो ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं जो कि आउटडेटेड हैं। जैसे कि एक धर्म कहा गया कि हिंदू लोग समुद्र क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसके कारण से हिंदुस्तानी यदि कोई समुद्र क्रॉस करता था तो उसको क्या किया जाता था, उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ये 1857 में तक या 19वीं शताब्दी तक ये चली है भ्रांति हिंदुस्तानी समाज में कि अगर कोई बाहर गया तो उसको जाति से लोग बहिष्कृत कर देते थे, ठीक है। तो अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारा जो सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो क्या है, वेद, बिकॉज इट इज द रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेज, जो चारों वेद हैं, और ये किसी प्रकार से इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और इसमें ये एक दोष रहित हमारे पास में स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ है हिंदुओं के लिए। लेकिन बाद के जो ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कमियां हैं, अब उस पर हमें नहीं जाना है। तो हिंदू समाज को अगर दोष रहित रखना है, उसमें जो बहुत सारी जो कमियां हो गई हैं, जो भ्रांतियां हो गई हैं, उसको दूर करने का एक ही तरीका है और वो है बैक टू वेदास। बैक टू वेदास मतलब क्या हुआ कि हम वैदिक काल में जाएं, ऐसा नहीं कहना है दयानंद सरस्वती का, बल्कि जो वेद में जो लिखे गए हैं उस समय में। अब जैसे कि आपको उनका अब एक वानगी देता हूं, जैसे मेरा 4-5 वीडियो है वैदिक पीरियड के समय में, तो आप देखिएगा उसमें, तो उसमें जैसे सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड जो मेरा टॉपिक है, उसमें आप क्या देखते हैं कि महिला और पुरुष दोनों के अधिकार ऋग्वैदिक पीरियड में समान है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे ऋग्वैदिक ऋचाओं का जो रचना जो है ना महिलाओं ने किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि उनका एजुकेशन का स्तर अच्छा होगा, तभी तो ऋचा लिख सकती हैं, नहीं तो कैसे लिखेंगी। और वो उस समय जो सभा और समिति, ये दो जो इम्पॉर्टेंट जो काउंसिल थे ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, इसमें भी वो हिस्सा लेती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक लाइफ में भी वो पार्टिसिपेट करती थी, जिस तरह से आज के हिंदुस्तान में महिलाएं कर रही हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम महिलाओं के अधिकार को कटोतरा होता गया। तो ये जो महर्षि दयानंद जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो वेद जो उस समय जो व्यवस्था थी महिलाओं के बारे में या राजनीतिक व्यवस्था जो थी, अब यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था क्या था समिति में, हम क्या देखते हैं कि राजा जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो निरंकुश नहीं है, उसको बहुत सारे जो काउंसिल्स हैं, काउंसिलर्स हैं, उनको साथ में लेके चलना होता है और उनके जो एडवाइस हैं अगर वो तर्कपूर्ण है तो राजा को मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो तानाशाही है वो वैदिक पीरियड में नहीं था। इट वॉज जस्ट ए, आप कह सकते हैं कि ओलिगार्की था, जिसमें कि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते, जिसमें महिलाएं भी करती थी, पुरुष भी करते थे, ठीक है। तो जो बहुत सारी जो हिंदू समाज में जो कुरीतियां जो डेवलप हो गया था विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको दूर करने के लिए महर्षि दयानंद ने ऐसा कहा बैक टू वेदास, ठीक है। जो और इंपॉर्टेंट जो इसका इंपैक्ट हुआ वो क्या था, एंड ऑफ आइसोलेशन इंडियन सोसाइटी। अरे दोस्तों,
जब हम कह रहे हैं कि एंड ऑफ आइसोलेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका मतलब क्या हुआ? जो भारतीय समाज जो अलग थलग पड़ गया था, अब वो क्या हुआ? वो पृथक जो था, आइसोलेशन, वो समाप्त हो गया। कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ, एक बात आपको बता दूं कि प्राचीन भारत में जो एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो आपको है कि पूरे देश में प्राकृत लैंग्वेज चलता था। प्राकृत, आपको मालूम हो या ना मालूम हो। उसके बाद में 5वीं 6ठी शताब्दी से, मतलब राइज फ्रॉम द राइज ऑफ द गुप्ता पीरियड, उसका पीरियड है 319 AD से शुरुआत होती है, और आप समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आप जानते होंगे कि कालिदास या नवरत्न वगैरह सब, उस समय में क्या हुआ, मतलब 4वीं शताब्दी से संस्कृत का बोलबाला हो गया। ये उत्तर भारत में पहले हुआ, उसके बाद में दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है। और इसकी जो लिपि थी दोनों की, इसका लिपि जो था वो प्राकृत का वो था ब्राह्मी, और संस्कृत का लिपि तो आप जानते हैं जो अभी लिखा जाता है। एक समय ऐसा था कि अगर प्राकृत में आपने बिहार में कोई चीज़ शिलालेख है और अगर वो कर्नाटक में भी है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे रीजनलाइजेशन के कारण क्या हुआ, क्षेत्रीयवाद के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लैंग्वेज की उत्पत्ति हो गई। उसका परिणाम क्या हुआ कि तमिलनाडु के लोग क्या बोल रहे हैं बिहार के लोग नहीं जानते, या बंगाल के लोग क्या बोल रहे हैं राजस्थान के लोग नहीं जानते। तो हिंदुस्तान जो है वो कल्चरली क्या हो गया, सेगमेंटेड हो गया। अब जब इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, पूरे भारत में अगर आप एक बिहारी है तो वो भी अगर अंग्रेजी जानता है तो वो तमिलियन से बात कर सकता है। तो ये जो इंग्लिश, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप जानते हैं, तो वो पूरा क्या है, पूरे देश को एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया। अब मणिपुर का आदमी भी ये समझ सकता है कि महाराष्ट्र के में क्या हो रहा है। और चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज उस समय में आपने देखा कि हिंदुस्तान मतलब वर्ल्ड के आधे ग्लोब पर अंग्रेजों का शासन था। आपको पता होना चाहिए उनके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में और बहुत सारे जगह तो इंग्लिश का बोलबाला था। अब अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो उस भाषा में जो लिटरेचर थे, जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुआ तो उसमें जो उसका नारा क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। और जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ तो उसका जो बेसिक फंडा था वो क्या था, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और तब इटली में जो खंड खंड में विभाजित था, जर्मनी जो खंड खंड में विभाजित था, उसमें राष्ट्रवाद की लहर आने से क्या हो गया, वो एक देश बन के उभरा। 19वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। उसके अलावा जो आप देखा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर एंड ए फर्म फेथ इन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, माने प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना। और दूसरा शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू फिलोसफर के फिलॉसफी पर आधारित है। तो वो ये सारे जो डॉक्यूमेंट जो लिटरेचर थे उसको हमारे हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी थे, एजुकेटेड क्लास थे, उन्होंने पढ़ा, ठीक है। और उससे क्या हुआ, हमारे इंटेलिजेंसिया और मिडिल क्लास का माइंड ब्रॉडन हुआ। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे जो धर्म में हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में जो बहुत सारी जो दकियानुसी विचार थे, ऊंच नीच का भेद था, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था क्या था, इट वाज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। ये नीचे है, वो ऊपर है, वो ऊपर है, ये नीचे है उसका। और दूसरा क्या था, हमने उस पर वीडियो बनाया, आप उसको पढ़ो। सेगमेंटेड सोसाइटी था, सेगमेंट था अलग अलग, पृथक पृथक, सब में एका नाम की कोई चीज नहीं थी। तो अब ये जो सारे जो इंग्लिश लैंग्वेज जो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों ने सीखा, उसका प्रभाव क्या हुआ कि हिंदुस्तान के इंटेलिजेंसिया का, मिडिल क्लास का इंटरेक्शन विदेश माने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी के इंटेलिजेंसिया के साथ उनका
कनेक्शन, इंटरेक्शन होने लगा। और ये इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ। एक और बात ही, अभी 1 मिनट के बाद, अभी एक और बात थी, जिस तरह से ईसाई मिशनरी हिंदुस्तानी लोगों को मजाक बनाते थे, ह्यूमिलिएट करते थे, अपमानित करने की कोशिश करते थे, तो ये जो धर्म सुधार, ये सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म हुआ, जो हमारे बहुत सारे जो धर्म सुधारकों के द्वारा, उसे हिंदुस्तान में की आम जनता को गौरवान्वित महसूस, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जागृत हुई। इसका जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? टू हैव, ये इसका टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग इंडियंस, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की भावना भारतीयों में जागृत हुआ। अपने में प्राइड, स्वाभिमान की भावना जागृत हुआ। और यही कारण था कि बाद में जो नेशनल कॉन्शसनेस जो हमने बताया, जो राष्ट्रीय जागरूकता, उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर था ये था टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग इंडियंस, कि हाँ हम भी हैं, हमारी सभ्यता। तो उसका क्या इफेक्ट हुआ? 2 इफेक्ट हुए। एक तो पहले उन्होंने अपने समाज में सुधार करने का प्रयास किया, दूसरा उन्होंने अपने पास्ट, हिंदुस्तान के जो एंशिएंट इंडिया पास्ट था, जैसे कि हमने गुप्ता पीरियड या मौर्जन पीरियड, या उसके बाद में जो चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी के बारे में आप देखेंगे, हमने पढ़ाया है। और जो बड़े बड़े जो मंदिरों के निर्माण, अब जैसे तंजौर में जो बृहदेश्वर का टेम्पल है, या दिलवाड़ा का जो टेम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ जो माउंट आबू में है, जो जैनियों के द्वारा बनाया गया है, वो ताजमहल से किसी मामले में कम नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही है। तो ये जो मौर्यों के द्वारा जो शासन पद्धति विकसित किया गया, गुप्ता पीरियड को उन्होंने क्या कहा कि ये गोल्डन पीरियड, उसमें में कल्चर का बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ, उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, देखना। तो उन्होंने भारत के प्राचीनतम इतिहास के बारे में, कल्चर के बारे में अपने गौरवान्वित महसूस करने का काम किया। और इसीलिए उसी को देखते हुए एक नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या होता है? इतिहास लेखन की कला, विधि। तो आप देखेंगे एक दिन हम क्लास लेंगे कि हिस्टोग्राफी के कितने प्रकार हैं। तो ये जब हमारा देश गुलाम था और जब नेशनल कॉन्शसनेस का विकास हो रहा था, जब हिंदुस्तानियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ रही थी, तो उन्होंने नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी का भी सहारा लिया। उन्होंने इतिहास का लेखन राष्ट्रीयता के भावना से ओतप्रोत होकर के लिखा। उसमें बताया कि किस तरह से हमारा जो प्राचीन भारत था वो किस तरह से उज्जवल था, गोल्डन था। गुप्ता पीरियड हुआ जो स्वर्णिम काल, धन धान्य से पूर्ण था, ठीक है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, स्कल्पचर का जबरदस्त विकास हो जो पश्चिमी देशों में उस समय तक नहीं हुआ था। तो ये सारे चीज उन्होंने अंग्रेजों को बताने के लिए, पश्चिमी देशों को बताने के लिए कहा कि हम अनसिविलाइज नहीं हैं, हम अनकल्चर्ड लोग नहीं हैं, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पुराना है। हमारी सभ्यता वैदिक पीरियड, उस समय में 1920-21 में ना इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ शुरुआत। R.D. बनर्जी अगर आप देखिएगा, उसमें रखा है मेरा वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारा तो वैदिक पीरियड से इतिहास शुरू होता है, लगभग हमारा इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, जबकि पश्चिमी देशों का तो इतिहास 5 वर्ष पुराना है ही नहीं। तो ये सारे चीज उन्होंने, इसके लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन का काम भी बहुत सारे हमारे जो विद्वान थे उन्होंने किया। उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे कि हिस्टोग्राफी क्या होता है और हिंदुस्तान में कितने प्रकार के हिस्टोग्राफी हैं। जैसे कि मार्क्सवादी हिस्टोग्राफी है, कुछ लिबरल हिस्टोग्राफी हैं, कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी हैं। ऑल दिस वे एक दिन हम उसका अलग से क्लास लेंगे ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए कि इतिहास लेखन के क्या क्या विधा हैं और लोगों ने किस प्रकार से इतिहास लेखन किया है। तो इसमें उन्होंने हमारा जो प्राचीन जो गौरवशाली इतिहास था उसको उन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया और जिससे हिंदुस्तानियों में गर्व की भावना उत्पन्न हुई। वो सर उठा के चलने लगे और अंग्रेजों को बताया
कि आप जितना समझते हो कि आप जो ईसाई मिशनरी को कहते हो कि इन्हें हमने भेजा है कि हिंदुस्तानियों को सिविलाइज किया जाए, ठीक है, इनको सभ्य करने के लिए हमने भेजा है, यह आप गलत कर रहे हो। हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता है, वो आपके संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी पुरानी है और हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। और उसके समर्थन में उन्होंने अनेक किताब लिख डाले इतिहास के और उसमें सिद्ध कर दिया, ठीक है। हालांकि इसके भी एक माइनस पॉइंट हैं, क्योंकि इस उत्साह में उन्होंने क्या किया, मेडिवल पीरियड को साइडलाइन कर दिया, बिकॉज दैट पीरियड वाज कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम रूलर्स, ठीक है ना। बाद में उसके दूरगामी प्रभाव हुए, मैं अभी बताऊंगा आपको। ये दोस्तों सुधार आंदोलन के इसके निगेटिव एस्पेक्ट क्या हुए। पहला था नैरो सोशल बेस। जब मैं नैरो सोशल मैंने संकीर्ण सामाजिक बेस मतलब आधारशिला, ठीक है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि जितने भी देखेंगे आप, प्रार्थना समाज देखो, ब्रह्मो समाज देखो, आर्य समाज देखें, रामकृष्ण मिशन, या दक्षिण भारत में तो वाइड सोशल बेस था, जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और सत्यशोधक समाज महात्मा फूले का, वो तो सीधे हिट कर रहा था, मतलब लोअर क्लास मूवमेंट ही वो था। हालांकि फिर भी लोअर क्लास में भी आप देखेंगे ये जो सुधार कार्यक्रम जो इतने जो हुए हैं उत्तर भारत में, इनका नैरो सोशल बेस था। ये अपर मिडिल क्लास को ही प्रभावित किए थे, मास क्लास को प्रभावित नहीं कर पाया था। जो पीजेंट क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो मासेज हैं, वहां तक पेनिट्रेशन इनका 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। ये पेनिट्रेशन कब हुआ? जब गांधी जी का मूवमेंट 1920 के बाद में शुरू हुआ, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ उनके द्वारा। 1930 में उन्होंने सविज्ञा आंदोलन चलाया, 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। जब उन्होंने मास को, आम जनता को अपने आंदोलन, कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ा, तो उसके बाद से जो सोशल बेस था वो वाइड स्प्रेड हो गया, मतलब जमीनी स्तर तक पहुंचा कांग्रेस, ठीक है। और इसीलिए तो उस समय में जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार हुए, जो इन बड़े बड़े सुधारकों के द्वारा किया गया, उसका जो जितना व्यापक प्रभाव होना चाहिए वो व्यापक प्रभाव नहीं हुआ। दूसरा, इसमें ये जो समाज सुधार हुए उसमें बहुत ज़्यादा धर्म पर जो है ना ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन धर्म के अलावा जो अन्य एस्पेक्ट थे, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे जो हमारे देश में जो साइंस का जो विकास हुआ, जो आप जानते हैं भास्कराचार्य हमारे देश का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था 12वीं शताब्दी का। उसके पहले आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टियम किताब लिखा था, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, ठीक है, उसके बाद में अरब ने उसको सीखा और बाद में वो नॉलेज को पश्चिमी देशों तक पहुंचा है। ये सारे चीज़ जो है, तो केवल जो हमारे जो सुधारक जो थे उनका ज़्यादा जोर जो है वो धर्म पर था। साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक नॉलेज, इस पर ज़्यादा जोर उन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। तीसरा, जब उन्होंने अपने देश के ग्लोरिफिकेशन का काम शुरू किया, माना कि हमारे देश का जो इतिहास है वो गौरवशाली है, और गुप्ता पीरियड को उन्होंने गोल्डन एज बताया, स्वर्णिम काल है। हमारा एक वीडियो भी है, गुप्ता पीरियड डैश एक गोल्डन एज प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें कि मैंने बहुत ज़बरदस्त बोला है, आप उसको सुनिए। तो उन्होंने गुप्ता पीरियड को गौरवशाली इतिहास बताया, ठीक है, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके मेडिवल पीरियड को छोड़ दिया, ठीक है। क्यों? कि उन्होंने कहा कि ये मुसलमान जो है ना, ये भी जो है ना विदेशी थे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पर अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और फिर चले गए, लेकिन जो मुसलमान आए, हालांकि वो भी आक्रमणकारी थे, लेकिन धीरे धीरे वह हिंदुस्तान के समाज का हिस्सा हो गए। माने उन्होंने अगर लूटा भी तो हिंदुस्तान में ही रखा, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, लूटा और लेके चले गए ब्रिटेन। ये फर्क वो नहीं कर पाए। तो जैसे मुगलों के समय में या सल्तनत के पीरियड में
किस तरह से आपने देखा होगा कि सल्तनत पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी हमने बनाया है कि उन्होंने मंगोलों से लोहा लिया। अगर मान लीजिए खुदा ने खास मंगोल से लोहा नहीं लेते, बलवन लोहा नहीं लेता, वो युद्ध नहीं करता, बलवन का तो बेटा ही मारा गया मोहम्मद, जो उसका उत्तराधिकारी था उत्तर पश्चिम प्रांत में, ठीक है, और सुबुक सुबुक के रोता था रात भर, पूरी जिंदगी रोता रहा वो। तो अगर लोहा नहीं लेता मान लीजिए, तो क्या होता, पूरे देश में मंगोलों का शासन हो जाता। और हमारे जो हिंदू भाई हैं अभी जिंदा, अभी जो वर्तमान में, हो सकता है कि सारे मुसलमान हो गए होते, क्योंकि बहुत ही आत्ताई लोग थे, वो क्रूर थे, वो हजारों लाखों की तादाद में लोगों को मारने काटने में विश्वास करते थे। सेमी नोमेट, सेमी सिविलाइज लोग थे, ठीक है, जो चंगेज खान की बात कह रहा हूं मैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन को आप रोक नहीं सकते। उसी तरह से अकबर या मुगलों ने जो बहुत सारे जो कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में किए, जो एक कंपोजिट कल्चर को निर्माण करने की कोशिश किया हिंदुओं को। आपको मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब के बारे में लोग कहते हैं कि ये बहुत कट्टरवादी था, और बाद में सही भी ये कट्टरवादी है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे वो कौन थे? हिंदूज। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, लेकिन उसके पीरियड में भी हिंदुओं की संख्या 8 या 9% ही थी, ठीक है। ज़्यादा हिंदुओं को वो मनसबदार नहीं बना पाया, क्योंकि उस समय का पीरियड जो था बहुत ही कट्टरवादी पीरियड था। द पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्थोडॉक्सी। उलेमा, मौलवी, मुल्ला, इन लोगों का बहुत जबरदस्त प्रभाव सल्तनत काल में भी और अकबर के समय में भी था। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि हिंदू मनसबदार की संख्या 9% ज़्यादा नहीं बढ़ी, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। औरंगजेब के पीरियड में क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा औरंगजेब के पीरियड में हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ी है। मनसबदार क्या होता है दोस्तों? मैं 1 मिनट समय लेना चाहता हूँ। मनसबदार क्या हो, व्हाट इज द मनसबदार? आप देखेंगे कि जैसे अभी IAS है, कैडर, आज़ाद देश में, आज़ाद भारत में एक कैडर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर। इसके बारे में मैं अलग से बनाएगा, वो वीडियो है, मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर, आप देखेंगे। तो अभी IAS है, अंग्रेज के ज़माने में क्या था? ICS था। उसके पहले क्या था? मुगलों के समय में था मनसबदार। मनसबदार ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते थे। जैसे IAS जो है बनने के बाद में आप क्या है, ऊंचे ऊंचे ओहदे, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी होते हो और होम डिपार्टमेंट के भी होते हो, और आप रेलवे के भी हेड हो, सेक्रेटरी हो, मतलब सारे डिपार्टमेंट में IAS का बोलबाला है हिंदुस्तान में, है कि नहीं है? उसी तरह से अंग्रेजों के ज़माने में ICS का था, उसके पहले मुगलों के समय मनसबदार का था, उसके पहले अगर आप जाएंगे तो यदि आप गुप्ता पीरियड में देखेंगे तो कुमार मात्याज, ये कैडर होता था। उसके पहले देखेंगे मौर्य पीरियड में तो इसको बोलते तीर्थाज, ये कैडर था। और इसी से आप देखेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलेट करता था मौर्यन में, जो 27 प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलेट होता था, उसमें ये इसी तीर्था से, इसी कैडर से भर्ती किए जाते थे। और गुप्ता पीरियड में कुमार मात्या एक कैडर होता था, इसी से प्रोविंशियल गवर्नर और विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि एक कैडर होता है जिससे विभिन्न प्रकार के पोस्ट भरे जाते हैं। तो अब मैंने क्या इसमें एक निगेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ कि जब आपने मेडिवल पीरियड को छोड़ दिया, उसके अचीवमेंट को छोड़ दिया, तो मुसलमानों में इसका बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन क्या हुआ? अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, अब ये जो थे वो पहले जज थे, रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने, आपको मालूम होना चाहिए कि आज 1857 की क्रांति के बाद में, क्यों आगे क्या, 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेज़ों ने देखा कि ये मुसलमानों का कंस्पिरेसी है। जो 1857 के विद्रोह का हमारा वीडियो देखेंगे उसमें कैरेक्टर ऑफ 1857 उसमें हमने बताया है। तो उसमें अंग्रेज़ों ने क्या देखा कि ये मुसलमानों की कंस्पिरेसी के कारण से 1857 का विद्रोह हुआ, उनका ये कहना था। इसीलिए आगामी 25 साल तक उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुसलमानों के को खिलाफ में कार्रवाई किया। उनके जागीर छीन लिए, ज़मींदारी छीन लिया, उनको तरह तरह की यातना दिया, उनको स्कूल कॉलेजों में एडमिशन से वंचित किया गया। मैंने, लेकिन बाद में क्या हुआ? 1875 के बाद उन्होंने देखा कि अरे ये हिंदू बहुत ज़्यादा राइज कर गए। जब कांग्रेस का जो स्थापना हो गया 1885 में,
और तो उन्होंने देखा कि ये हिंदू को काउंटरवेट करने के लिए मुसलमान जरूरी है, डिवाइड एंड रूल। और इसी के तहत में अलीगढ़ मूवमेंट और जो उस समय जो धर्म सुधार जो कार्यक्रम हो रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो हिंदुस्तान के पास्ट एंशिएंट इंडिया को तो ग्लोरीफाई कर रहे थे, लेकिन मेडिवल इंडिया को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे। तो इसमें हिंदू मुसलमानों में भी रिएक्शन हुआ और उन्होंने इस्लाम में सुधार करने के लिए उसमें जो कुरीतियाँ थी, जैसे पीरी है, मुरीदी है, जो आपको दरगाहों पर लोग जाते हैं, जो सिस्टम, इन सारी, और आप जानते होंगे कि मुसलमानों में भी 4 प्रकार के इस्लामिक लॉज हैं। तो उसमें अपने हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो हनाफी स्कूल ऑफ लॉ को मानते हैं। तो इस लॉ को, इसमें भी बहुत सारी कमियां हो गई थी, उसको दूर करने का काम किसने किया? अलीगढ़ मूवमेंट ने। और साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो क्योंकि हिंदू पार्टी है। सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में जो 1885 का जो अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, उसमें क्या कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन शामिल नहीं हो मुसलमान, क्योंकि दिस इज द